Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे बाल रोग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज नवजात शिशु परिचर्या। क्या होता है नवजात शिशु परिचर्या एग्जैक्टली? नवजात का मतलब होता है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो अभी अभी पैदा हुआ है, एंड परिचर्या का मतलब रहता है केयर ऑफ बेबी। तो जो न्यू बॉर्न केयर है, केयर ऑफ न्यू बॉर्न जो हम बच्चे की लेबर रूम में करते हैं, जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं फॉर प्रॉपर केयर ऑफ ए बेबी इन अ लेबर रूम आर नवजात शिशु परिचर्या प्रोसीजर्स। कुछ हमारे आचार्यों ने भी इन प्रोसीजर्स के बारे में कहा है, उनके बारे में भी हम भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे दैट विल बी द आयुर्वेदिक रिव्यू। हमारे आचार्यों ने, चरक, सुश्रुत और बागभट्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स दिए हैं। चरक ने 8 प्रोसीजर्स दिए हैं, सुश्रुत ने 6 प्रोसीजर्स दिए हैं और बागभट्ट ने भी 8 प्रोसीजर्स दिए हैं जो कि नवजात शिशु परिचर्या से रिलेटेड हैं। इन सारे प्रोसीजर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको इन प्रोसीजर्स के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। इन प्रोसीजर्स को हर आचार्य ने अपने एक सेट सीक्वेंस में दिया है, एंड इट विल बी बेटर कि हम उसी सीक्वेंस में इन प्रोसीजर्स के नाम याद करें। और इनको सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले नीचे नोट डाउन किए हैं, जैसे जो कि रेड कलर में आपको दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज क्रैम करने हैं। हर जगह यही फॉर्मूला फॉलो होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे भी कोचिंग सेंटर्स हैं। there are common formulas for revision purpose. You will realize its importance later on. तो हमारे जो तीनों आचार्य हैं, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, जो बृहत्त्रयी के आचार्य हैं, हम बेसिकली बृहत्त्रयी को लेके ही चलते हैं हर जगह। तो उसमें जो चरक हैं उन्होंने जो बताए हैं उसका फॉर्मूला है PSM पर गर्भ की नजर, वेयर P stands for प्राण प्रत्यागमन, S stands for स्नान, M for मुख विशोधन, पर for पिचुधारण, गर्भ for गर्भोधक वमन और नजर का न फॉर नाल छेदन, ज फॉर जात कर्म, र फॉर रक्षा कर्म। तो ये इनके 8 प्रोसीजर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। देन इज सुश्रुत। सुश्रुत का फॉर्मूला है उल्लू मुख पिचकाकर ना जाता स्नान करने। क्या फॉर्मूला है? उल्लू मुख पिचकाकर ना जाता स्नान करने, जिससे उल्लू से हमने क्या लिया है? उल्वा परिमार्जन, मुख से मुख विशोधन, पिचकाकर से पिचु धारण, ना से नाल छेदन, जा से जात कर्म और स्नान से स्नान। तो क्या फॉर्मूला है? उल्लू मुख पिचकाकर ना जाता स्नान करने। इस फॉर्मूला को एज इट इज क्रैम करना है ताकि हमें सीक्वेंस अच्छे से रिमाइंड हो जाए। देन इज बागभट्ट। बागभट्ट का फॉर्मूला है यूपी ने एसपी से गर्भ जीता। यूपी ने एसपी से गर्भ जीता। यू से उल्वा परिमार्जन, पी से प्राण प्रत्यागमन, ने से नाल छेदन, एच से स्नान, पी से पिचु धारण, से स्वर्ण प्राशन, गर्भ से गर्भोधक वमन और जीता से जात कर्म। तो इस तरह इन आचार्यों ने अपने अपने प्रोसीजर्स एक सीक्वेंस में दे दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सीक्वेंस जो हैं या कुछ प्रोसीजर्स हैं वो सेम हैं आचार्यों के। तो ऑलमोस्ट सबका सेम पैटर्न ही था न्यूबॉर्न केयर करने का। बस जो बागभट्ट है उसके में आप नोटिस करोगे कि उन्होंने मुख विशोधन नहीं दिया है। मुख विशोधन चरक का भी है, यू कैन सी। मुख विशोधन सुश्रुत का भी है और मुख विशोधन बागभट्ट में नहीं है। तो इस चीज को याद रखना है आपने कि बागभट्ट ने मुख विशोधन नहीं दिया है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे उल्वा परिमार्जन। क्या होता है उल्वा परिमार्जन? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपको पता हो उल्वा क्या होती है। उल्वा कहते हैं वर्निक्स को, जो आजकल हम वर्निक्स कहते हैं। एक फैटी लेयर होती है ऑन द बॉडी ऑफ द बेबी, दैट इज उल्वा। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देयर इज व्हाइट कलर्ड फैटी लेयर ऑन द बॉडी ऑफ द बेबी। सो दिस इज उल्वा परिमार्जन, उल्वा। एंड द प्रोसीजर जिससे इसे हटाया जाता है उसे कहते हैं उल्वा परिमार्जन। परिमार्जन होता है किसी चीज को क्लीन करना, राइट। तो सुश्रुत ने क्या कहा था? आचार्य सुश्रुत जी ने शारीर स्थान 10 में कहा है कि बला तेल से बच्चे का अभ्यंग करना चाहिए। तो जब भी बच्चे में उल्वा हो तो उसे बला तेल से अभ्यंग करने को कहा है। और अगर हम बागभट्ट की बात करें
तो बाघभट्ट ने उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया है और उत्तर तंत्र का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने बला तेल का अभ्यंग करने को कहा है और सैंधव और सर्पी से साफ करने को कहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, पहले कि आप सैंधव और सर्पी से साफ कर लो, सैंधव और घृत से, उसके बाद बला तेल से सिंचन करो। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं, एक बला तेल से अभ्यंग, दूसरा सैंधव सर्पी से विशोधन करके बला तेल से सिंचन। वो किसने कहा है? बाघभट्ट ने। सेकेंड प्रोसीजर इज मुख विशोधन। क्या होता है मुख विशोधन? मुख, माउथ विशोधन मीन्स उसको क्लीन करना, ठीक है। तो आजकल का डिस्कस कर लेते हूँ पहले प्रोसीजर थोड़ा सा। आजकल हम क्या करते हैं, एक ये सक्शन कैथेटर सा होता है, इसको बच्चे के माउथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। यू कैन सी ये सक्शन कैथेटर है, इसको बच्चे के मुंह में डाला हुआ है, ये जो हैंड से होल्ड किया है फिजिशियन ने, राइट, माउथ में डाला हुआ है और इसको पीछे ये कैथेटर को सक्शन मशीन से अटैच किया हुआ है। सक्शन मशीन में प्रेशर जनरेट होता है और जो भी डिब्रीज मुंह में होती हैं, जो भी फ्लूइड रहता है बच्चे के माउथ में, वो सक्शन मशीन में सक होके बाहर निकल जाता है। लेकिन पहले क्या करते थे, इससे पहले म्यूकस सक्कर्स होते थे। म्यूकस सक्कर्स में भी दो पोर्ट्स होते हैं, टू पाइप्स होती हैं। एक पाइप का एंड बच्चे के माउथ में डाला जाता है, दूसरा पाइप का एंड हम अपने माउथ में डालते हैं, फिर मुंह से उसे प्रेशर जनरेट करके सक्शन करते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं टू द फिजिशियन ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो नॉट दैट हाइजीनिक, बट स्टिल इट इज प्रैक्टिस्ड, बिकॉज जो भी जहाँ पे भी लेस रिसोर्सेज हैं वहाँ पे ये सबसे बेटर मीडियम है टू फॉर सक्शनिंग ऑफ माउथ। तो पहले क्या करते थे हमारे आचार्य, क्या करते थे मुख विशोधन के लिए? चरक ने इस श्लोक में 3 प्रोसीजर्स बताए हैं, ये याद रखना है आपने। ये पूरा श्लोक है जिसे मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आपने पॉइंट वाइज अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। अगर आपको पैराग्राफ में याद करना कंफर्टेबल रखता है तो बेटर है कि आप पैराग्राफ में याद कर लीजिए। तो इसमें हमने 3 प्रोसीजर्स पढ़ेंगे इस एक श्लोक में। फर्स्ट 3 लाइन्स में ऑलमोस्ट उन्होंने मुख विशोधन के बारे में कहा है और उसके बाद उन्होंने पिचू धारण के लिए कहा है। पिचू धारण भी एक प्रोसीजर है इनका, और उसके बाद इन्होंने गर्भोधक वमन के लिए कहा है। गर्भोधक वमन इनका एक प्रोसीजर है। तो मुख विशोधन के लिए स्पेशली इनका ऑलमोस्ट ये 3 लाइनें हैं जो मुख विशोधन के लिए यूज होती हैं। उन्होंने क्या कहा? तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा प्रमार्जनम आरंभित। हमें कहाँ से प्रमार्जन आरंभ करना है, क्लीन करना कहाँ से प्रारंभ करना है? तालु से। पहले तालु को क्लीन करो, उसके बाद ओष्ठ, कंठ और फिर जिह्वा, ऐसे क्लीन करने का है। दिस इज द सीक्वेंस, इसको ऐसे ही याद करना है। तालु, ओष्ठ, कंठ और जिह्वा। इसका छोटा सा फॉर्मूला बनाया है हमने, दैट इज ताऊ की जिह्वा। ताऊ से तालु और ओष्ठ, कंठ और जिह्वा, ताऊ की जिह्वा, ये फॉर्मूला है। इसी सीक्वेंस में इसको साफ करना है। पीजी एंट्रेंस में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। दूसरा उन्होंने कैसे करने को कहा है, एरियाज तो बता दिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि करना कैसे है। आपने क्या करना, अपनी अंगुली से फिंगर लेनी है अपनी, राइट, जिस भी हैंड से आप काम करते हो, अंगुली से उसके नख कटे हों, सुपरिलिखित नखा। इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए आपकी, जिसमें कोई भी शार्प एज ना हो, और किससे करना है? अंगुली से करना है। बेस्ट जो हमारा यंत्र है दैट इज फिंगर। तो सबसे हैंड, तो हम हैंड को सबसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो फिंगर यूज करनी है अपनी, और उस पर नख कटे होने चाहिए। और थर्ड थिंग उन्होंने बोली है सुप्रक्षालित उपाधान पिचु मत्या, कि जो भी हमने सुप्रक्षालित अच्छे से धुला हुआ, उपाधान मीन्स वस्त्र होना चाहिए, उसका पिचु बनाना है, ठीक है। सुप्रक्षालित उपाधान पिचु मत्या। आजकल हम क्या करते हैं, गॉज पीस यूज करते हैं। गॉज पीस कैसे होते हैं? ऑलरेडी ऑटोक्लेव्ड गॉज पीस यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं बच्चे में या ऐसे भी यूज करते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी आप कपड़ा लोगे जिससे आपने माउथ क्लीन करना है, पिचू बनाना है जिसका, वो अच्छे से धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, या फिर आप आजकल की लैंग्वेज में बोलो ऑटोक्लेव होना चाहिए। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, हम फिंगर पे उस कपड़े को बांध लेते हैं, या फिर इमेजिन गॉज पीस को बांध लेते हैं और बच्चे के माउथ में उसको घुमा देते हैं। तो जो भी लिक्विड माउथ में रहता है, कोई भी सेक्रेशंस माउथ में रहती हैं, वो गॉज के साथ क्लीन होके बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है पिचू धारण के लिए। पिचू धारण के लिए कहा है प्रभर्जितस्य शिरस तालु कार्पास पिचुना, कि अच्छे से भिगोया हुआ,
हमने क्या करना है, शिर तालु पे रखना है। शिर का तालु कहाँ होता है, दिस इज शिरस तालु एंटीरियर फॉन्टेनेल, है ना। बच्चे में कहाँ होगा, ऑलमोस्ट इस प्लेस पे होगा, राइट। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल पे कार्पास पिचू, कॉटन का पिचू रखना है, कॉटन का स्वैब रखना है। कैसा स्वैब रखना है, स्नेह गर्भहीन प्रति संचादित, जो स्नेह में अच्छे से डुबोया गया हो, अच्छे से उसको तेल में डुबोना है और फिर उसका हमने सिर पे पिचू धारण करवाना है बच्चे को। तो ये पिचू धारण के लिए कहा है। और लास्ट लाइन में उन्होंने छर्दी के लिए कहा है, गर्भोदक वमन के लिए कहा है। उसके लिए क्या कहा है, सैंधव उपहितेन सर्पिशा, कि सैंधव और सर्पी इन दोनों को मिक्स करके बच्चे को चटाना है। जब बच्चा उसको चाटेगा, ऑब्वियस सी बात है, नमक है, सर्पी है, वॉमिटिंग इंड्यूस होगी और वो वॉमिट आउट कर देगा, तो जो भी उसकी गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। तो उन्होंने गर्भोदक वमन के लिए भी इसी श्लोक में कहा है, और ये श्लोक आया है चरक शारीर 8 में। नेक्स्ट इज नाल छेदन। नाल छेदन क्या होता है, कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड को कैसे कट करना है, उसके लिए स्पेसिफिकली आचार्यों ने कुछ प्रोसीजर बताया है। चरक और सुश्रुत ने जो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड कटिंग है, बच्चे की अम्बलाइकस एब्डोमेन से लेकर कितना डिस्टेंस होना चाहिए जहां पे हमने कॉर्ड को कट कर देना है, तो वो जो है चरक और सुश्रुत का सेम है। उन्होंने कहा है कि नाभि नाड़ी को 8 अंगुल के डिस्टेंस पर जाकर हमें बांधना है और उसके बाद वहां से कट कर देना है। ऑलमोस्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, 8 अंगुल लंबी। 8 अंगुल लंबी ऑलमोस्ट इतनी ही हो जाती है। 8 अंगुल लंबी को आगे से बांधना है और फिर कट कर देना है। और कट करने के बाद जो भी धागा जिससे आपने बांधी हुई है कॉर्ड, उसका जो नेक्स्ट एंड है, अदर एंड है, वो अपने बच्चे के गले से टाई कर देना है। देखो क्या कहा है, ततो नाभि नाड़ी अष्ट अंगुलमाय से, 8 अंगुल के डिस्टेंस पर जाकर उसे सूत्रेण बद्धा, सूत्र से बांधना है 8 अंगुल के डिस्टेंस पर। उसके बाद क्या करना है, क्या कर्म करना है आपने, छेदन, काट देनी है कॉर्ड, सेपरेट कर देनी है, 2 पीस कर देने हैं उसके, तो छेदन कर देना है। तत्र सूत्र एक देशे, फिर उसका जो एक भाग है वो तो बच्चे के नाभि से बंधा रहता है, राइट, पेट के साइड। दूसरा जो भाग जो फ्री एंड होगा सूत्र का, वो फ्री एंड आपने कहाँ बांधना है, थ्रेड का नेक के साथ बांध देना। अब जब भी हम नेक के साथ बांधेंगे तो कॉर्ड जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। कॉर्ड कॉर्ड जैसे ऊपर की खींचेगी ऊपर की तरफ को, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो, जब भी बच्चा यूरिन पास करेगा या स्टूल पास करेगा तो कॉर्ड की सॉइलिंग नहीं होगी, कॉर्ड इन्फेक्शन नहीं होगा कॉर्ड में, और बच्चा सेफ रहेगा। वैसे ही जो बाघवट है, बाघवट ने भी दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने जो डिस्टेंस है वो बताया है 4 अंगुल। क्या आपने 4 अंगुल पे जाकर नाभि नाड़ी को बांधना है और फिर शस्त्र से उसको काट देना है, तो उन्होंने 4 अंगुल डिस्टेंस बताया है। ओके, So here the next procedure is गर्भोदक वमन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गर्भोदक होता क्या है। गर्भोदक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है गर्भ में प्रेजेंट उदक अर्थात जल। गर्भ में जो जल होता है उसे गर्भोदक कहा गया है, जिसे हम आजकल कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं गर्भोदक वमन। आचार्य चरक ने शारीरस्थान 8 में ऑलरेडी जो रेफरेंस दिया है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, उसमें कहा है कि बच्चे को सैंधव और सर्पी से गर्भोदक वमन करवाना चाहिए। तो बच्चे को सैंधव और सर्पी मिक्स करके चटा दिया जाता है, जिससे बच्चे को वमन इंड्यूस होता है। तो ऐसे बच्चे को वमन करवाया जाता है। और आजकल हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब को बच्चे के नॉस्ट्रिल से स्टमक तक डाल देते हैं और फिर जो दूसरा बाहर का एंड होता है उसमें सिरिंज अटैच करके सिरिंज से उसे एस्पिरेट कर लेते हैं, जिसे स्टमक वॉश या गैस्ट्रिक लेवाज कहते हैं। तो इसे ही गर्भोदक वमन संज्ञा दी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चे में करवाना अगर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर स्वेलो कर लेता है। देन इज प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन क्या है, आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है। प्राण प्रत्यागमन चिकित्सा है श्वास अवरोध की। अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है या बच्चा सांस नहीं लेता है जस्ट आफ्टर बर्थ, उस कंडीशन में प्राण प्रत्यागमन करने के लिए कहा गया है। आचार्य चरक ने क्या कहा है अपने श्लोक में, उन्होंने 3 चीजें करने को कहा है। फर्स्ट इज अश्वनो संघटनम कर्ण्यो मूले। अश्वनो संघटनम कर्ण्यो मूले, कि बच्चे के कान के पास पत्थर बजाने चाहिए, उससे बच्चे को ऑडिटरी स्टिमुलस जाएगा, राइट, ऑडिटरी स्टिमुलस जाएगा।
दूसरा बताया है शीत उदकेन उष्ण उदकेन व मुख परिषेकः, बच्चे के मुख पे शीत या उष्ण जल से परिषेक करना चाहिए, छिड़कना चाहिए उसके फेस पे। जब आप छिड़केंगे तो उससे टेक्टाइल स्टिमुलस जाएगा, क्योंकि हम बार बार अलग अलग टेम्परेचर का पानी उस पर छिड़क रहे हैं। थर्ड इज कृष्ण कपालिका शूरपेण च एनम अभिनिष्पुणीय, अर्थात कृष्ण कपालिका, काले रंग की कपालिका, काले रंग का शूर्प, काले रंग के शूर्प से बच्चे को हवा करनी चाहिए। एक तो उसे टेक्टाइल स्टिमुलस जाएगा विद एयर, एंड सेकेंड क्योंकि वो ब्लैक कलर का है उससे उसे विजुअल स्टिमुलस भी जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से हमारी तीनों सेंसेस पे काम करने के लिए कहा है ताकि बच्चा उठे, जागे और एक्टिविटी करे। बागभट्ट ने बहुत डिटेल में श्वास अवरोध का वर्णन किया है कि किन कारणों से श्वास अवरोध होता है बच्चे में, और उसके बाद अंत में प्राण प्रत्यागमन के लिए कहा है। और उसमें भी एक बहुत स्पेसिफिक चीज कही है कि बच्चे के दक्षिण कर्ण में, दैट इज राइट ईयर में, बच्चे के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा है। नेक्स्ट इज स्नान। अब स्नान करने को आचार्यों ने कब कब कहा है? आचार्यों ने कहा है कि बच्चे को सूतिकागार में ही उष्ण जल से स्नान करवा देना चाहिए, क्योंकि उसमें वायु का प्रवेश नहीं होता, एयर एंट्री बहुत कम होती है, तो इसलिए वहां पे सेफ है बच्चे को नहलाना। लेकिन उन्होंने कुछ स्पेसिफिक द्रव्य दिए जिनसे कि बच्चे को नहला सकते हैं। एक तो आप सिंपल उष्ण जल से बच्चे को स्नान करवा सकते हो, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है और आचार्य बागभट्ट ने भी कहा है कि सिंपल आप उष्ण जल लेके बच्चे को स्नान करवा दो। ऑलमोस्ट सेम रेफरेंस ही ऑलमोस्ट सुश्रुत में भी मिलता है, उसमें भी यही द्रव्यों का वर्णन है कि बच्चों को क्षीरी वृक्ष के क्वाथ से स्नान करवा सकते हैं, या फिर ऐसा जल जो सर्वगंध द्रव्यों से संस्कारित है उस जल से बच्चे को स्नान करवा सकते हैं, या फिर ऐसा जल जो उष्ण जल है, गुनगुने पानी से स्नान करवा सकते हैं, या फिर ऐसा जल जिसमें रजत और स्वर्ण को तपाकर बुझाया गया हो, ऐसे जल में बच्चे को स्नान करवा सकते हैं ताकि बच्चा स्वच्छ रहे और कीटाणुओं से रहित रहे। नेक्स्ट इज रक्षा कर्म। रक्षा कर्म करने के लिए आचार्यों ने बहुत सारे प्रोसीजर्स दिए हैं। रक्षा कर्म होता है बेसिकली फ्यूमिगेशन एंड स्टरलाइजेशन, जो हम करते हैं उसे रक्षा कर्म कहा गया है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी ड्रग्स बताई हैं, जैसे नीम पत्र बताया है, सरसब बताई है, अतीस बताई है, तंडुल बताए हैं, काली मिर्च बताई है, मिर्च बताई है, कि इन सारी वस्तुओं को हम यूज कर सकते हैं फॉर रक्षा कर्म। क्योंकि अगर इन्हें छिड़का जाए कमरे में तो इनमें वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो एयर में फैल जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ में या तो आप इनका हवन कर सकते हो, या आप इनका धूपन कर सकते हो, या फिर आप इनका पोटली बनाकर बच्चे या मदर के गले या कमर में बांध सकते हो। ऐसे ऐसे बातें बताई गई हैं हमारे सुश्रुत और बागभट्ट दोनों में। देन इज जात कर्म। जात कर्म को हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जात कर्म को डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो। और होता क्या है जात कर्म, बेसिकली इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने बहुत अच्छे से बताया है, रेफरेंसेस कोट किए हैं मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो इन रेफरेंसेस से यहीं पे गो थ्रू हो सकते हो। बाकी इस स्लाइड में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि चरक ने कहा है कि प्रथम दिन बच्चे को मधुर घृत चटाकर बच्चे को दुग्ध पान करवा देना है। उसके बाद सेकंड सुश्रुत ने कहा है कि प्रथम दिन बच्चे को मधु घृत के साथ अनंता चूर्ण खिलाना है, सेकंड डे लक्ष्मणा से घृत खिलाना है, और फोर्थ डे मधुर घृत खिला के बच्चे को स्तनपान करवाना है। आचार्य बागभट्ट ने भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर बताया है, लेकिन उन्होंने प्रजापत्य विधि का पालन करने को कहा है। नेक्स्ट इज सुवर्ण प्राशन। सुवर्ण प्राशन का न्यूबॉर्न केयर में, नवजात शिशु परिचर्या में बागभट्ट ने स्थान दिया है, और वर्णन इसका सुश्रुत ने भी किया है एक जगह पर, बागभट्ट ने भी किया है। लेकिन काश्यप का रेफरेंस जो है, जो कि काश्यप ऑलरेडी बालकों का ही ग्रंथ है, बालकों से रिलेटेड बुक है, उसका ज़्यादा रेफरेंस मिलता है हर जगह पे। उसमें क्या करते हैं कि स्वर्ण को एक पत्थर पे घिसते हैं, लाइन मारते हैं, उसमें जितना स्वर्ण आता है उस स्वर्ण को मधुर घृत से बालक को चिटा दिया जाता है, जो कि एक डोज बताई गई है स्वर्ण प्राशन के लिए। और स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कस किए हैं। इन्होंने कहा है कि स्वर्ण प्राशन मेधा, अग्नि और बल का वर्धन करता है, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग भी है, डाइजेशन पावर को भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आयुष्य है, लॉन्गिविटी है, इसमें वृश्य है, एफ्रोडिएसिक है, वर्ण है, गुड फॉर स्किन है, ग्रह अपहम,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी नष्ट करता है, और जो व्यक्ति इसका 1 महीने तक लगातार सेवन करता है उसके पास व्याधियां नहीं आती। व्याधिर्भिर्न घृष्यते, ऐसा कहा है उन्होंने, व्याधिर्भिर्न घृष्यते, जो 1 मास तक सेवन करता है, और वो बालक परम मेधावी, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा कहना है उनका। और 6 मास तक सेवन करने पर बालक श्रुतधर हो जाता है, वो जो भी सुनता है वो उसे रिटेन रहता है। तो ये सुवर्ण प्राशन के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। ये सब है नवजात शिशु परिचर्या में, ये जो प्रोसीजर्स हमने सारे डिस्कस किए। बाकी इसके मॉडर्न एस्पेक्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ। वी विल डिस्कस दैट इन अ न्यू वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।